हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ जानकारियां आपको देता हूं, तो डेफिनेटली इस वीडियो में भी आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। और आज की जानकारी का जो विषय है वो मोर सर्किल ऑफ ब्रेन स्ट्रेस है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो मुझे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स पे अप्लाई होते हैं। अगर किसी भी मटेरियल में कोई पॉइंट को अगर हम स्ट्रेस करते हैं तो उस पॉइंट के डिफरेंट ओरिएंटेशन में जो नॉर्मल या शियर स्ट्रेसेस मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंक्लिनेशन पे, तो वो कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, या उनके रिलेशंस को हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, उसको आज के वीडियो में सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मूर सर्किल। तो मूर सर्किल जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक प्लॉट है, जिसमें कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि अभी से जो पुराने वीडियोज आप देखेंगे तो उनमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में बताया है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसके उसके जो रिलेशंस हैं उनको ग्राफिकली हम लोग मोर सर्किल के हेल्प से, या मोर सर्किल इज डेफिनेटली अ सर्किल। वो सर्किल एक ऐसा प्लॉट है जिससे हम ग्राफिकली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को देख पाते हैं। तो इसमें हम लोगों को पता क्या चलता है कि डिफरेंट एंगल के लिए या डिफरेंट इंक्लिनेशन के लिए किसी पॉइंट में जो स्ट्रेस लग रहे हैं, तो वो डिफरेंट इंक्लिनेशन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सब जो है वो कितने हैं। तो इनके हेल्प से हम लोगों को क्या 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 पता चल सकता है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है और शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है। साथ ही उस मटेरियल में या उस पॉइंट पे लगने वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, प्रिंसिपल एंगल कितनी है, शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है उस पॉइंट पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है वो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन निकाल सकते हैं। साथ में हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स मैथमेटिकली पढ़े हैं उन चीज़ों को एक सर्कल के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। तो इसके बेसिस में आते हैं कि आखिर ये सर्कल बना कैसे है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग सर्कल की बात करते हैं तो देर इज वन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम लोग सर्कुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। तो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखने की बात करते हैं। इसके बाद इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका फॉर्म थोड़ा बदलने की जरूरत है। सिग्मा एक्स वन माइनस, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। अब ये पूरा टर्म एक साथ मैंने लिख दिया, इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। इसी तरह मैं लिखता हूँ, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है टाउ एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन को वन लिख दूँ और इस इक्वेशन को टू, तो इक्वेशन वन और टू को स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, सिग्मा एक्स वन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, इस पूरे का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस टाउ एक्स वन वाई वन का स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये टर्म इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म माइनस है, स्क्वायर होने के बाद ये भी प्लस हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू वन हो जाएगी। तो फाइनली इधर मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, इधर भी अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये टाउ एक्स वाई कॉमन होके इतना हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं एक सर्कल के फॉर्म में दिखा सकता हूँ। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स वन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस
टाउ x1 y1 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो है, आर को मैंने लिख दिया, आर को लिख दिया अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इस टर्म को अगर मैंने आर लिखा तो डेफिनेटली दिस टर्म इन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को मैं सिग्मा एवरेज भी लिख सकता हूँ, जैसा कि पहले मैंने बताया था। तो सिग्मा x1 माइनस सिग्मा एवरेज होल स्क्वायर प्लस टाउ x1 y1 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्कल का इक्वेशन हम लोग इससे पहले जानते थे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो इसके ठीक एनालॉगस ये इक्वेशन है। तो अगर सर्कल का इक्वेशन ये होगा तो सर्कल का सेंटर क्या होता है, x1 y1 और रेडियस r हो जाता है। तो सेम अगर मैं इसी सर्कल की बात कर लूँ तो इस सर्कल का अगर ये सर्कुलर इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। अगर मैं C को सेंटर ऑफ सर्कल दिखाता हूँ तो C इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, सिग्मा एवरेज। सिग्मा एवरेज मतलब टाउ एक्स प्लस टाउ सॉरी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और ये y1 x1 और y1 x1 ये y1 ये। तो ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा और सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, सर्किल की रेडियस हो जाएगी ये वाली। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को एक सर्कल के हेल्प से दिखा सकता हूँ। तो दिस इज द बेसिस ऑफ मोर सर्किल। नाउ what are the steps of Moore circle we will talk about, and what are the benefits of Moore circle we will again talk about. तो पहले अब हम लोग देखते हैं कि मोर सर्किल अब ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप वाइज चलता हूँ। आपके नोट्स में ये स्टेप बताए गए हैं, तो मैं उन स्टेप्स को बोलता जाऊँगा और आप नोट्स से उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं एक प्लेन स्ट्रेस के एलिमेंट को पहले ड्रॉ कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को दिखाएगा। तो सिग्मा x1 सॉरी सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy टाउ xy सिग्मा y। अब अगर इसी एलिमेंट को मैंने रोटेट कर दिया है कुछ एंगल थीटा से, तो इसको रोटेट करने के बाद मुझे सिग्मा x1 सिग्मा y1 टाउ x1 y1 ये मिल जाते हैं, जहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो थीटा डिग्री का है। तो अब इन एलिमेंट्स को मैं एक सर्कल के हेल्प से दिखा सकता हूँ। मुझे निकालना है सिग्मा x1 सिग्मा y1 और टाउ x1 y1। तो अगर मुझे ये पता है तो इसको निकालने के लिए मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बट यूजिंग अ सर्कल ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा x1 इफ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे इस फेस का नाम मुझे, अब यहाँ पे जब मोर सर्किल की बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है। स्ट्रेस एलिमेंट में फेस होता है और सर्कल में पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो तो हर फेस को सर्कल के एक पॉइंट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एक प्लेन मतलब एक पॉइंट हो गया सर्कल का। तो अगर ये एक फेस है यानी एक प्लेन है, इसे मैंने पॉइंट ए लिख दिया। ये प्लेन जो है 90 डिग्री बाद आ रहा है और ये भी एक फेस है, ये एक्स फेस है ये वाई फेस है। तो एक्स फेस को हमने पॉइंट ए कह दिया, वाई फेस को हमने पॉइंट बी कह दिया। अब इस फेस पे जो स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये सिग्मा एक्स है और टाउ एक्स वाई है। फेस बी पे जो स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई है। तो इन्हें अब हम लोग पॉइंट के हिसाब से दिखाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं।
अब ये फेस हमारा ए है, तो ये सर्किल में पॉइंट ए की तरह डिनोट होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, जो इस फेस पे लगने वाला स्ट्रेस है, पहले एक्स जो है एक्स कॉमा वाई लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो नॉर्मल कॉमा शियर स्ट्रेस लिखाएगा, तो ये सिग्मा एक्स हो गया और कॉमा टाउ एक्स वाई। अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन यूज होगा वो इंक्लाइंड प्लेन पे लगने वाला साइन कन्वेंशन हमेशा यूज होगा इस केस में। तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेस वाला जो मैंने बताया था आपको तरीका, कि क्योंकि यहाँ पे हम एक प्लेन एक फेस की बात कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर प्लेन पे या इंक्लाइंड प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन था वो ये था कि वेदर द particles of material lying on the inclined plane is being rotated along anti-clockwise direction और clockwise direction। तो अगर किसी भी प्लेन पे शियर स्ट्रेस उस प्लेन के मटेरियल्स को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट शियर स्ट्रेस विल बी नोन एज पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। अदरवाइज if it is rotating in clockwise direction then it is known as negative shear stress। यहाँ पे हम लोग वो वाली कन्वेंशन को यूज नहीं करेंगे कि पॉजिटिव फेस है और पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, वो वाला यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तक या अभी से पहले हमने जो पढ़ा है वहाँ तक हम लोग उसको लिमिट रखेंगे। इस केस में हम लोग हमेशा ही सिर्फ एक प्लेन पे इंक्लाइन प्लेन वाला कन्वेंशन यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से देखिए ये शियर स्ट्रेस क्या कर रहा है, मटेरियल को, इस प्लेन के मटेरियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब ये फेस बी का हम कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो फेस बी को कैसे लिख सकते हैं, फेस बी इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा वाई हो जाएगा, क्योंकि इस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई लग रहा है, और इस पे जो शियर स्ट्रेस है देखिए वो क्लॉक वाइज घुमा रहा है। ये जो टाउ एक्स वाई है इस प्लेन को, इस प्लेन के मटेरियल को क्लॉक वाइज घुमाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई। तो ये हमारे दो पॉइंट्स ए और बी हो गए, जो कि फेस ए और फेस बी को डिनोट करते हैं। यानी फेस ए पे लगने वाले जो स्ट्रेसेस हैं उनको यहाँ पे डिनोट कर दिया गया, फेस बी पे लगने वाला जो पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिग्मा वाई और माइनस टाउ एक्स वाई से डिनोट कर दिया गया। तो यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा जिसमें जिसमें हमने क्या किया, जिसमें सिग्मा x1 को दिखा दिया हमने, क्योंकि मुझे सिग्मा x1 और टाउ x1 y1 निकालना है, तो सिग्मा x1 को हमने x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में दिखा दिया, और इधर माइनस सिग्मा x1 हो गया नेगेटिव x डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे एक सबसे ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव y डायरेक्शन में प्लस साइन एज्यूम करते हैं और निगेटिव वाई डायरेक्शन में निगेटिव साइन एज्यूम करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ठीक उल्टा काम करेंगे। यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू होगा वो ऊपर दिखाएंगे और पॉजिटिव सिग्मा टाउ एक्स वाई जो होगा उसे हम लोग नीचे दिखाएंगे। तो टाउ एक्स वाई ये पॉजिटिव है, प्लस टाउ एक्स वाई नीचे होगा x1 y1, और इधर माइनस टाउ x1 y1, यानी इसकी नेगेटिव वैल्यू ऊपर दिखाई गई है और पॉजिटिव वैल्यू नीचे दिखाई गई है। इसके कारण में हम लोग बाद में जाएंगे कि क्यों ऐसा किया मैंने। ये ईज ऑफ ड्राइंग के लिए किया गया है, और बाद में जब आपको पता चलेगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, ये ऐसा किया गया है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यहाँ पे ये O है, इसे 0 0 में लिख सकता हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर x इधर y। x डायरेक्शन में मैं नॉर्मल स्ट्रेस दिखाऊंगा और y डायरेक्शन में मैं शियर स्ट्रेस दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे मुझे a और b दो पॉइंट्स मिल चुके हैं जो कि इस एलिमेंट को शो करते हैं। इस एलिमेंट के कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस को इस पॉइंट a और b से दिखाया जा सकता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये सिग्मा एक्स है, अगर मैं इधर देखूं तो सिग्मा एक्स की कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगी मुझे, ठीक है। सिग्मा एक्स मुझे मिल गई यहाँ पे। इसके बाद टाउ एक्स वाई, देखिए पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नीचे है,
ये टाउ एक्स वाई, यहाँ माइनस टाउ एक्स वाई है तो वो ऊपर रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू नीचे है, तो इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे मुझे पॉइंट ए मिल गया, यानी ए जो है सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई मुझे मान लीजिए यहाँ पे मिल गया। ये वैल्यू जो थी वो टाउ एक्स वाई थी और ये वैल्यू सिग्मा एक्स था, ये यहाँ पे मुझे पॉइंट ए मिल गया। अब मुझे पॉइंट बी लिखना है, तो पॉइंट बी देखिए सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो तो नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सपोज सिग्मा वाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो सिग्मा वाई मान लीजिए यहाँ पे मिल गया सिग्मा वाई। अब सिग्मा वाई को अब देखिए इसके साथ जो शियर स्ट्रेस है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसे हम अगर देखेंगे तो ये इतनी वैल्यू ऊपर में मिल जाएगी यहाँ पे। तो मैं ऐसे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे पॉइंट बी मिल जाता है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई है और बी की कोऑर्डिनेट जो है सिग्मा वाई कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई मिलती है। तो अब ये ए और बी मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे निकालना है सेंटर। सेंटर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ए और बी को मैं मिला दूंगा। ए और बी इस एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेंगे वो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये सर्कल ऐसा होगा जो ए से भी पास करेगा और बी से भी पास करेगा। तो हम लोग को सिंपली अब क्या करना है कि ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला ये जो लाइन है वो जहाँ भी एक्स एक्सिस को काटेगा उसे हम लोग सेंटर कह देंगे। अगर ध्यान दे के देखें तो इसकी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 जीरो। जीरो चूँकि ये एक्स एक्सिस है और इसकी जो कोऑर्डिनेट मिलेगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 करने पे इसकी कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगी, तो इसे हमने सेंटर सी कह दिया। अब ए बी सी मिल गया है, तो यहाँ पे देर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटर मिल चुका है, एक्सट्रीम एंड मिल चुके हैं सर्किल के। तो अब इसे सेंटर लेते हुए अगर मैं यहाँ से ऐसे सर्किल एक ड्रॉ करूँगा तो मुझे एक सर्किल डेफिनेटली मिल जाएगी। ये सर्कल जो होगा हमारा यही मोर सर्कल होगा। अब ये मोर सर्कल मुझे मिल गया है, इस मोर सर्कल से मैं दिखा सकता हूँ कि ये पॉइंट ए जो है स्पेस के स्ट्रेस को दिखाएगा और पॉइंट बी जो कि इससे 180 डिग्री दूर पे है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो फेस बी को दिखाता है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। आप देख सकते हैं कि ए से बी पे जाने के लिए मुझे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ पहले, तो ए से बी के बीच का एंगुलर डिस्टेंस जो है 90 डिग्री का है, यानी ए से बी पे जाने के लिए मुझे 90 डिग्री इस प्लेन को रोटेट करना होगा, तब मैं बी पे पहुंचूंगा। यानी इसे अगर 90 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दूं तो मैं प्लेन बी पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस मोर सर्किल में देखिए, ए से बी पे जाने के लिए मुझे कितने एंगल जाने पड़ते हैं, मुझे जाने पड़ते हैं 180 डिग्री। तो यानी यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री है वो यहाँ पे 180 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी अगर मुझे थीटा डिग्री रोटेट होना होगा तो मुझे यहाँ पे कितना रोटेट होना पड़ेगा, 2 थीटा रोटेट होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है, और उसके बाद देखिए इसे मैं अगर इधर क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, प्लेन बी मिल जाता है। अब ए से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता हूँ 180 डिग्री, तो मुझे प्लेन बी मिल जाता है। तो यानी अगर हमने इस साइन को निगेटिव ऊपर लिखा है और पॉजिटिव नीचे लिखा है, तो इसका बेनिफिट यही है कि जिस तरीके से मैं इसको घुमाऊंगा, अगर मैं इसे थीटा घुमा के यहाँ पहुँच रहा हूँ तो मुझे 2 थीटा घूमने से इस तरफ जो है वो पॉइंट मिल जाएगा। तो जिस तरह से जो स्ट्रेस एलिमेंट है उसे रोटेट किया जा रहा है, सेम उसी फैशन में इस सर्कल में रोटेट होने के बाद मुझे वो पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को निगेटिव अपवर्ड और पॉजिटिव डाउनवर्ड दिखाया गया है। अगर मैं इसका इन्वर्स लेता तो यहाँ पे एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, लेकिन सर्कल में मुझे
क्लॉकवाइज घूमने पे वो पोजीशन मिलता इस स्ट्रेस एलिमेंट का। तो for keeping the orientation or fashion of rotation same in case of this plane stress element, and in case of this Mohr circle, we are drawing negative y-axis as positive shear stress and positive y-axis as negative shear stress. So this is the reason behind it. Now we would like to go in much depth about this Mohr circle. तो इस मोर सर्कल में मैं थोड़ा बड़ा खींचना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस प्लेन स्ट्रेस के एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं आफ्टर रोटेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के जो वैल्यूज हैं वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं इसको एक बार रब करके और बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मोर सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जो कि इस स्ट्रेस एलिमेंट के स्ट्रेसेस को शो करता है, और इनके हेल्प से हमने ये ये मोर सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अगर मुझे सपोज इस स्ट्रेस एलिमेंट को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ऐसा करते ही जो सिग्मा एक्स है वो सिग्मा x1 हो जाएगा, सिग्मा वाई जो है सिग्मा y1 हो जाएगा, टाउ एक्स वाई जो है वो टाउ x1 y1 हो जाएगा। तो वो वैल्यूज थीटा एंगल के कोरिस्पोंडिंग होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 180 से शो हो रहा है, तो इसी तरह थीटा का जो डिफरेंस है वो मोर सर्कल में 2 थीटा होगा, यानी मोर सर्कल में जो एंगल होता है वो रियल के एंगल का 2 गुना होता है। तो अगर मुझे थीटा ट्रांसफॉर्म करना है किसी एलिमेंट को, तो मोर सर्कल में वो एंगल 2 थीटा घूमने के बाद मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब चूंकि प्लेन ए को थीटा घुमाना है, यानी ये प्लेन है, इसे अगर मैं ऐसे दिखा दूँ इस तरह से, एक एलिमेंट इस तरह से घूमी कि इस एलिमेंट का जो एंगल है वो थीटा बन जाए। ठीक है, तो इस एलिमेंट को हमने, यानी फेस ए को हमने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया। दिस फेस ए हैज बीन रोटेटेड बाय एंगल थीटा, यानी ये एंगल जो है ये थीटा डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इस फेस को घुमाया, ताकि फेस, अब ए बी मिल चुका है, सी से हमने सेंटर को दिखाया है, तो इस फेस को हम लोग फेस डी का नाम दे देते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर फेस है इसे डी डैश का नाम दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ए से, अब चूंकि हमने यहाँ पे शियर स्ट्रेस को, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस को नीचे दिखाया है, तो जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घुमा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ प्लेन को, तो यहाँ मुझे एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही बनाना होगा पॉइंट ए से, क्योंकि ए यहाँ पे पॉइंट है और इस एलिमेंट में फेस है। तो इस फेस को हमने अगर थीटा घुमाया, तो इस पॉइंट को 2 थीटा घुमाना होगा, तो मुझे डी मिल जाएगा। तो मैं इस तरफ से ऐसे रोटेट करता हूँ और यहाँ से 2 थीटा एंगल बनाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। तो 2 थीटा बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट डी हो जाएगा, और ये पॉइंट डी जो है उसे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ से नाप के लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे प्रॉपर स्केल पे बनाया गया होगा, इसे भी प्रॉपर स्केल पे बनाया हुआ है। तो इस डी का मैं कोऑर्डिनेट स्केल के हेल्प से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। स्केल से पैरेलली मैं बता सकता हूँ कि इस डी की कोऑर्डिनेट कितनी होगी। तो जो डी की कोऑर्डिनेट होगी वो सिग्मा x1 टाउ x1 y1 मिलेगी। यानी अगर मैं स्केल का यूज करते हुए डी के कोऑर्डिनेट को लिख दूं, तो डी पे मिलने वाला, यानी इस फेस पे मिलने वाला सिग्मा x1 y1 की न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे सिंपली स्केल से नापने के बाद मिल जाएगी, क्योंकि ये जो मोर सर्कल है वो स्केल पे डेवलप हुआ है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उसे प्रॉपरली स्केल कर दिया गया है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया गया है। ये काम आपको पेंसिल से और स्केल के हेल्प से करना होगा। यहाँ पे अलग अलग मार्किंग कर देंगे, वो मेजरमेंट को किसी पर्टिकुलर फैक्टर से स्केल डाउन कर देंगे या स्केल अप कर देंगे, और इसे हम लोग सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। फिर डी का कोऑर्डिनेट हमने मेजर कर लिया। अब मुझे डी डैश का कोऑर्डिनेट मेजर करना है। तो देखिए डी से डी डैश के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मोर सर्कल में वो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
तो यहाँ से अगर मैं 180 डिग्री आगे बढ़ूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी डैश मिलेगा। तो यानी इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी ये पॉइंट जो है वो डी डैश होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने ए को थीटा घुमाया है तो डी मिला, तो सिमिलरली बी को अगर मैं थीटा घुमाऊंगा तो डी डैश मिलेगा। तो अगेन बी अगर मैं इधर से करना चाहूँ तो ये भी 2 थीटा यहाँ हो जाएगा। अगर बी से मैं 2 थीटा बढ़ूंगा इस तरफ, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो बी से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ूंगा तो डी डैश मिलेगा। फिर डी डैश के कोऑर्डिनेट को अगर मैं मेजर करके लिखूं तो वो सिग्मा वाई और माइनस टाउ x1 y1 हो जाएगा। माइनस चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल पे, अब ये थीटा को आप और वेरी कर दीजिए, थीटा थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री हो गई, तो 30 डिग्री प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे और उससे मेजर करने के बाद वहाँ पे जो लाइन खींचेंगे उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग दिखा सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट stresses acting on any inclined plane corresponding to this stress element, और उसे हम लोग मोर सर्किल से डायरेक्टली स्केल का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये रफ होता है, क्योंकि जब हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो स्केल के कुछ जो लिस्ट काउंट्स होते हैं वो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देंगे। तो ये आंसर जो है जो मैथमेटिकली हम लोग निकालते हैं उतना एग्जैक्ट नहीं होता है, बट रफली जो है वो आपको सही मिल जाता है। आप स्केल जितना एक्यूरेट बनाएंगे उतना ही एक्यूरेट आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तो अब यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये, इसे यहाँ पे सिग्मा एक्स कहा गया। फिर जो सेंटर है, ये सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद ये जो बी है, बी की कोऑर्डिनेट मुझे सिग्मा वाई मिलेगी एज पर द क्वेश्चन। स्केल से मैं नाप नाप के लिख दूंगा। ये वैल्यू जो है इधर मुझे टाउ एक्स वाई माइनस टाउ एक्स वाई मिलेगी, ये टाउ एक्स वाई मिलेगा, ये वैल्यू ए का और ये बी का। तो डी का मैं लिखना चाहूँ तो डी का मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इज फॉर डी, ये सिग्मा x1 हो जाएगा। इसी तरह डी डैश का ये हो जाएगा सिग्मा y1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी डैश। तो ये अलग अलग वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। अब मुझे निकालना है कि जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है, एक ऐसा प्लेन का स्ट्रेस है जिसपे शियर स्ट्रेस नहीं होता है, और वो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। तो इस सर्कल में अगर हम इस सर्कल का कोई भी एक पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो किसी एक फेस को, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जो फेस है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये फेस ए के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसे अगर हमने घुमा दिया तो वो डी से दिख रहा है। तो इसी तरह हर पॉइंट जो है एक इंक्लाइंड फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस सर्कल को अगर हम रीड करने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे पॉइंट को पता करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाए और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए अगर मैं इधर से चलता हूँ तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट ये ले लेता हूँ तो मुझे नॉर्मल स्ट्रेस इतना मिलता है, लेकिन मैं और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इन कोर्स ऑफ टाइम में मुझे ये पता चलेगा कि जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ धीरे धीरे शियर नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं पॉइंट प्रोसीड करता हूँ यहाँ पहुँचने के बाद अब नॉर्मल स्ट्रेस घटना शुरू हो जाता है, यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मुझे इस पॉइंट पे मिलता है। तो ये पॉइंट जो हमारा होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। और यहाँ पे आप साथ में ही देखिए कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पहचानने का तरीका है यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है। तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी उसे मैं सिग्मा 1 कह सकता हूँ। दिस इज आवर सिग्मा 1। अब सिग्मा 2 क्या होती है, जो मिनिमम वैल्यू होगा। तो इस सर्किल का एक्सट्रीम एंड जो होगा इसके अपोजिट, क्योंकि दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं वो 90 डिग्री के इंटरवल में मिलते हैं। तो मोर सर्कल में 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
तो इसके ठीक 180 डिग्री पे यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा सिग्मा 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे हमने P1 कह दिया, इसे P2 कह दिया। P1 मतलब सिग्मा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है प्रिंसिपल प्लेन का, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का। इन दोनों पे जो शियर स्ट्रेस है वो 0 है। अब मुझे निकालना है प्रिंसिपल एंगल कितना है, थीटा P1 और थीटा P2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए हमारा ए जो है वो ये पॉइंट है। ए से मुझे कितने एंगल पे जाने से ये मिल रहा है P1। तो मुझे मान लीजिए कुछ थीटा 2 थीटा P जाना पड़ रहा है, 2 थीटा P1। 2 थीटा इस एंगल को मैंने मेजर किया और इसे मैंने कहा 2 थीटा P1, क्योंकि रियल में जो एंगल होगा वो इसका आधा होगा, तो इसे इसलिए हमने अभी दोगुना कहा। तो अगर ये 2 थीटा P1 है तो इसका जो हाफ होगा वो आपको बताएगा कि वो प्रिंसिपल एंगल होगा। तो देखिए ए से थीटा P1 घूमने के बाद, यानी 2 थीटा P1 मोर सर्कल में, और रियल में थीटा P1 घूमने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे प्रिंसिपल एंगल मिल जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा, और वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल सकता है। इसी तरह जब हमारा दूसरा एंगल होगा, दूसरा प्रिंसिपल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 2 थीटा P1, 2 थीटा P1। इसका हाफ करेंगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा P1 मिल जाएगा। तो जो रियल वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल एंगल की 90 डिग्री प्लस थीटा P1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे निकालना हो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी वो प्लेन निकालना हो जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगी, तो जैसे हमने नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस तरफ बढ़ने की कोशिश की, और जहाँ भी मैक्सिमम या मिनिमम मिला वहाँ पे मुझे रुकना पड़ा। तो इसी तरह अगर शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है तो मैं सर्कल में इस तरफ या इस तरफ जाऊँगा। इस तरफ अगर बढ़ता हूँ तो धीरे धीरे जो है टाउ बढ़ता जाता है, और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ इसके सेंटर के ठीक नीच में, तो यहाँ से ज़्यादा शियर स्ट्रेस की वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पे भी जो शियर स्ट्रेस है उसकी उससे ज़्यादा कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये S1 हो जाएगा, और ये S2। S1 मतलब प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और S2 मतलब प्लेन ऑफ मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो देखिए दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है, और ये वैल्यू कितनी है सर्किल के रेडियस के बराबर। ये सर्कल है, ये सर्किल की जो रेडियस है, सेंटर पे अगर हमने सर्किल का रेडियस ड्रॉ कर दिया तो जो पॉइंट मिल रहा है वही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के वैल्यू को दिखा रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम लोग मेजर कर लेंगे और उसको शो कर देंगे कि वो हमारा शियर स्ट्रेस है। वेरीफाई भी कर सकते हैं हम अपने फॉर्मूले से। हमारा जो फॉर्मूला था उसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई थी सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से भी हम देखेंगे इस सर्कल का रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो रेडियस वही आएगा। फिर अब मुझे ये भी पता करना है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एवरेज, यानी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होता है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं ये जो सेंटर है इसका नॉर्मल स्ट्रेस कितना है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो देखिए ठीक नीचे ये पॉइंट मिल रहा है। तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई। अब इसका मुझे एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे मैं इधर भी बढ़ सकता हूँ। ये जो एंगल हमारा पूरा मिलेगा तो थीटा S2 होगा, और मैं इधर चला आऊँगा थीटा S1 मिल जाएगा। या मैं इधर भी आ सकता हूँ और उसको नेगेटिव दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव थीटा से दिखाते हैं। तो -2 थीटा S1 हो जाएगा। तो इसका आधा अगर मैं ले लूँगा तो वो रियल में हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज जो है हम इस इस मोर सर्कल के हेल्प से निकाल सकते हैं।
किसी भी केस के लिए हम लोग मोर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम लोग बाद में देखेंगे आगे के वीडियोस में, जिसपे कि मोर सर्कल के हेल्प से हम लोगों को कई सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना होगा, तो वहाँ पे हम इसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकलेगा और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कैसे निकलेगा। तो मैं ये बाकी जो डिटेल्स हैं इनको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको ये क्लियर लगे, और उसके बाद दिखाता हूँ कि रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए ये मोर सर्किल है जिसमें पॉइंट ए और बी के हेल्प से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसमें कोई एक ऐसा प्लेन है जो कि थीटा एंगल, तो थीटा को 2 थीटा से दिखाया गया, तो थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कोई फेस डी मिलता है और जिसे मोर सर्किल में पॉइंट के हिसाब से दिखाया गया है। तो पॉइंट डी पे मुझे स्ट्रेस एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे, सिग्मा एन सिग्मा टी, या टाउ x1 और सिग्मा x1 और टाउ x1 y1, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। तो इसे ये भी लिख सकते हैं सिग्मा x1 टाउ x1 y1, ये मिल गया मुझे। तो अब रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए हम लोगों को याद होगा कि क्योंकि यहाँ का जो सिग्मा x1 है वो यहाँ से सेंटर से, या कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सेंटर है वहाँ से हम लोग ऑरिजिन से निकालते हैं ये वाला डिस्टेंस। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, ये वैल्यू मिलती है टाउ x1 y1 की, और ये वैल्यू मिलती है हमें सिग्मा n की या सिग्मा x1 की। तो अगर मैं सेंटर से इसे मिला दूंगा, सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूंगा, तो इसकी जो लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस, दोनों का सम करके जो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो मुझे इसका मिल जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ सिग्मा आर, और ये हो जाएगा सम ऑफ सिग्मा एन प्लस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है वो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगा। अब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है। तो चूंकि एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हमने पढ़ा था सिग्मा टी बाई सिग्मा एन, तो ये सिग्मा टी है और ये सिग्मा एन है। तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा फाई, tan फाई बराबर इतना बाई इतना होता था, तो दिस इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी या किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें इस पॉइंट का रिजल्टेंट स्ट्रेस दिखाना, तो इस पॉइंट का रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये और ये। अगर मैं सीधे इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दूं और इस लेंथ को मेजर कर दूं, तो वो उस पॉइंट का रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगा। और पॉइंट ए के लिए एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी यानी पॉइंट ए का, तो ये एंगल जो है ओरिजिन से इस पॉइंट ए का जो एंगल होगा नॉर्मल स्ट्रेस के साथ, उसे हम लोग एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। ऐसे भी डेफिनेशन में भी देखा गया था कि नॉर्मल स्ट्रेस के साथ जो एंगल होता है रिजल्टेंट स्ट्रेस का, वो ऑब्लिक्विटी होती है। तो दिस इज रिजल्टेंट स्ट्रेस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, एंड एंगल बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। So this is how we can calculate the value of angle of obliquity and resultant stress. इसके पहले हमने देखा कि कैसे हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मिनिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को या प्रिंसिपल स्ट्रेस को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। इस सर्कल का रेडियस हम लोग निकालेंगे, तो रेडियस हमें पता था सर्कल का, हमने शुरू में ही लिखा था रेडियस ऑफ सर्कल आर बराबर कितना है, आर इज इक्वल टू हमारा था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आर हो गई। अब अगर मुझे ये सी है, ये पॉइंट अगर मुझे P1 मिलता है, तो OP1 अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस लिखना है, सिग्मा 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा OP1
इसे मैं लिख सकता हूँ OC प्लस CP1। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि दोनों फार्मूले कैसे वेरीफाई होते हैं। तो OC जो है, C का कोऑर्डिनेट हमने सिग्मा एवरेज देख लिया था, तो OC इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, और CP1 जो है वो रेडियस है, CP1 इज द रेडियस, तो ये हो जाएगा सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ XY स्क्वायर। तो दिस इज आवर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और अगर मुझे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है सिग्मा 2, तो मैं क्या करूँगा, ये लिखूंगा OP2, सिग्मा 2 इक्वल टू OP2, और OP2 हो जाएगा OC माइनस CP2। तो अगेन सेम चीज आएगा, बस ये बीच में माइनस है। CP2 इज इक्वल टू रेडियस एंड OC इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज, तो अगेन यहाँ पे माइनस साइन मिल जाएगा। इसी तरह मुझे अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, जस्ट इक्वल टू रेडियस, और रेडियस की वैल्यू मुझे ये पता है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, तो यहाँ की वैल्यू, यानी इसे मैं यहाँ से यहाँ तक नाप लूँगा, तो ये सेंटर का ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी सिग्मा एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं। और इस तरह से हमारा मोर सर्कल जो है बहुत पावरफुल टूल है, जो कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिनोट कर सकता है या रिप्रेजेंट कर सकता है ग्राफिकली। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इजीली मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर डाउट होगा तो मैं आगे के वीडियो में आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसके स्टेप्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि अब हम आप जो नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि इस चैप्टर के फिनिशिंग पॉइंट जो है प्लेन स्ट्रेस का, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा, तो अल्टीमेटली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर में फिर से कहीं भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझे मैसेज करके पूछिए। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप मुझसे डाउट पूछते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द, और नए टॉपिक में भी हम लोग जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप डूइंग योर टास्क रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।